Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to this week's most important topic. तो इस हफ्ते का जो टॉपिक है we're going to be discussing on population census. So let's dive into it. What is census? Why is it in the news this week? All of this we're going to be seeing in today's article. We're also going to see इसका background क्या है, इसका historical significance, इसका evolution. We're going to see the significance of census and all the important data that we need to know for the next census, right? तो अगर हम आर्टिकल देखते हैं ये न्यूज में क्यों है, तो हमारे जो होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, कौन है होम अफेयर्स मिनिस्टर? यस, अमित शाह, राइट? तो अमित शाह जी ने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया अपना सेंसस, नेक्स्ट सेंसस कंडक्ट करेगा, 2 फेजेस में होगा और ये कंप्लीट कब होगा? मार्च 1st 2027. सो इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय मार्च 1st 2027. ये इस हफ्ते का न्यूज है जो हमको पता होना चाहिए. सो फर्स्टली व्हाट इज सेंसस? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सेंसस जो है हम देखते हैं, इट इज बेसिकली the process, the whole process of collecting the data, analyzing the data, compiling the data and then using it necessary for the various schemes and policies of the government. तो ये क्या है? इट इज द टोटल प्रोसेस जहां अपन डेटा को कलेक्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं, एनालाइज करते हैं. एंड ये कैसा डेटा है? ये विद रिगार्ड टू द डेमोग्राफिक, यानी कि पॉपुलेशन. डेमोग्राफिक का मतलब है पॉपुलेशन, मतलब कितना हमारा पॉपुलेशन है इन दिस, कितने बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज कितने हैं, कितने यंग जनरेशन है, कितने महिलाएं हैं, कितने मेल्स हैं, राइट? एज वेल एज इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा. यहाँ पे हम कास्ट के बारे में, कौन से कास्ट में आते हैं, या शेड्यूल कास्ट है, या शेड्यूल ट्राइब है, या ओबीसी है, ये भी गिनती करते हैं. एज वेल एज विद रिगार्ड टू इकोनॉमी, राइट? यहाँ पे कैसे क्लासेस की बात करें, ओके, टू अंडरस्टैंड पर कैपिटा इनका इनकम क्या है, एवरेज इनकम क्या है, ये भी हमको पता चलता है. ओके, सो आमदनी के बारे में भी हमको पता चलता है, कितना कैसे कमाने वाले जो एज ग्रुप्स में आते हैं, लेवल्स में आते हैं, ये सब भी पता चलता है, राइट? सो दिस इज विद रिगार्ड टू in a country, the data that is collected, the data that is compiled and the data that is disseminated within a country, that is called as population census. तो अगर हम census in India की बात करें, हम देखते हैं कि ये यूनियन सब्जेक्ट में आता है. We know in the 7th schedule consists of 3 lists: state list, union list एंड कॉन्करेंट लिस्ट, राइट? तो स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे कौन लॉज बनाता है? स्टेट लिस्ट में बनाता है उस स्टेट का विधानसभा, या उस स्टेट का हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. यूनियन में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, ये लॉज कौन बना सकते हैं? द लॉ मेकिंग पावर इज द पार्लियामेंट. और पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, ओनली दे कैन मेक लॉज. तो कॉन्करेंट में कौन लॉज बना सकता है? कॉन्करेंट में दोनों यूनियन और स्टेट दोनों बना सकते हैं. तो एग्जाम्पल की बात करें, if you talk about state, we have subjects like law and order, right, with regard to health. ये सब state में यहाँ पे governments law बनाती हैं. Whereas union की बात करें, when you talk about defense, we talk about banking, we talk about the finances, right? तो ये important subjects हैं जो सिर्फ union यानी central government law बना सकती है, सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा law बना सकती है. And concurrent में दोनों laws बना सकते हैं. For example, education में center भी law बना सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकती है. लेकिन मान लो कि अगर कोई क्लैश होता है दोनों लॉज के बीच में, तो किसका लॉ चलता है? दैट इज द सेंटर का लॉ. सेंटर का लॉ यहाँ पे चलेगा. तो अभी अगर सेंसस की बात करें, वी अंडरस्टूड इट इज एन ऑल ओवर इंडिया थिंग. तो यहाँ पे स्पेसिफिक स्टेट अलग अलग नहीं करेंगे, ये ऑल इंडिया लेवल एक्सरसाइज है. तो कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट में आएगा ये? इट इज गोइंग टू कम इन द यूनियन सब्जेक्ट, बिकॉज इट्स ऑल ओवर इंडिया, यानी यूनिफॉर्म होना है. सो दिस इज अ यूनियन सब्जेक्ट. एंट्री नंबर 69 लिस्ट है एंड ये 7th शेड्यूल के अंदर आता है. अंडर विच आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 246. जो लिस्ट है ये मेंशन किया है 246 के आर्टिकल, ये हमारे संविधान में. Now सेंसस एक्ट भी है ये, जो पार्लियामेंट, जैसा आई सेड, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज. तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, और कौन सा ईयर में बनाया था? 1948 का ये लॉ है.
सो दिस गिव्स अ प्रॉपर प्लान ताकि हम पॉपुलेशन सेंसस कैसे कंडक्ट करें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, किसकी ड्यूटीज क्या होगी, ये सब इस लॉ में पूरा आउटलाइन किया गया है। जनरली ये 10 साल में एक बार होता है, ओके, एवरी 10 years, सो इट्स कॉल्ड एज डेसीनियल सेंसस। इसको क्या बोलते हैं? डेसीनियल सेंसस। एवरी 10 years एक बार होता है। बट हमने देखा है कि लास्ट सेंसस जो हुआ ये 10 साल से भी कहीं पहले हुआ था, यानी कि द अर्लियर सेंसस दैट वी सॉ इज 2011, बट 2021 में होना चाहिए इफ वी गो टू द 10-year रूल, बट ये नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड-19, राइट? उसके बाद भी इलेक्शंस हुए तो ये डिले होता चला गया। बट यूजुअली अगर पूछा जाए इट्स 10 years। क्या बाकी के कंट्रीज में भी 10 years हैं? द आंसर इज येस एंड नो। कंट्रीज लाइक यूएसए, येस दे हैव एवरी 10 years, बट देयर आर कंट्रीज लाइक जापान, लाइक कनाडा, ये तो 5 साल में भी सेंसस करते हैं, ठीक है? सो इट्स नॉट लाइक अ थंब रूल कि 10 years ही होना चाहिए, बट इंडिया में हम 10 years का एक मार्जिन रखते हैं, राइट? नाउ इट इज कंडक्टेड, कौन सा ऑफिस कंडक्ट करता है? दिस इज द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये पूरे ऑफिस का नाम है। और अभी कौन है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर? इट इज मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय Kumar Narayan. So you have to note down these important points for your exam. Mrityunjay Kumar Narayan is currently the office of Registrar General and Census Commissioner. ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? यानी कि द होल प्रोसेस आपने स्टार्ट में भी देखा है कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस करते हैं। यस, सेंसस का जो कलेक्शन है और सब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है। ये जो ऑफिस है ये मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है, राइट? तो ये पूरा फर्स्टली हमने देखा सेंसस इंडिया में कैसा होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि what is the number of the census? This is the 16th census, यानी कि पहला सेंसस कब हुआ था? पहला सेंसस हुआ था 1872 में, और अगर हम गिनती करते हैं दिस विल बी द 16th इन नंबर। एंड अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे था 1872, इंडिपेंडेंस के से अगर हम काउंट करते हैं, पहला सेंसस इंडिपेंडेंस के बाद कब हुआ था? 1951, ओके? तो अगर फर्स्ट सेंसस पूछा, याद रखना 1872, बट अगर फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा तो याद रखना 1951। तो 1951 से अगर हम सेंसस काउंट करें, दिस विल बी द 8th सेंसस, 8th एक्सरसाइज। और अगर हम काउंट करें फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, तो दैट विल बी द 16th सेंसस। दीज आर इंपॉर्टेंट नंबर्स दैट यू हैव टू नो। लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये जो हिस्ट्री है या ये जो सेंसस है ये कब से कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी क्या हमारे ओल्डन टेक्स्ट बुक्स में सेंसस का मतलब यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग या पहले क्या करते थे ये देखते हैं। सो यस, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में, यानी मॉडर्न हिस्ट्री के पहले अगर हम बात करें, वी यूज्ड टू फाइंड सम एक्टिविटीज रिगार्डिंग टू सेंसस दैट वर देयर। सो इसका जिक्र हुआ है ऋग्वेदिक टेक्स्ट में। ऋग्वेदा जो यहाँ पे 800 to 600 BC इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं, दे टॉक अबाउट कि पॉपुलेशन की गिनती होती है, तो यहाँ पे कुछ जिक्र तो है ही। बट अगर हम दूसरे टेक्स्ट देखें जैसे कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है, जिसका दूसरा नाम है चाणक्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे, ये उनके एडवाइजर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइजर। सो ही हैज टॉक्ड अबाउट सेंसस होना चाहिए, एडवोकेट किया कि सेंसस होना चाहिए टैक्स पर्पस के लिए, ताकि गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्सेस और सब कलेक्ट कर पाए इन एन ईजी मैनर। नेक्स्ट इज आईने अकबरी। आईने अकबरी किसने लिखा है? ये अकबर के कोर्ट में एक था अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल ने ये लिखा है, अबुल फजल ने, जो अकबर के कोर्ट में यहाँ पे था। तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि एक डिटेल सेंसस जो इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, वेल्थ ये कैलकुलेट करने के लिए होती थी, तो यहाँ पे गिनती होती थी उस टाइम पीरियड में, ये हमको पता है, ओके, बिकॉज ऑफ दिस टेक्स्ट। नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि इंडिया में ये पहली बार कब हुआ, तो एक सिटी, फर्स्ट सिटी जहाँ पे एक्चुअल में सेंसस हुआ था, द फर्स्ट इंडियन सिटी, ये हुआ था 1830। तो हमने देखा था अभी 1872 किया था, तो 1872 क्या है? 1872 होल ऑफ इंडिया, राइट? बट अगर एक सिटी पूछा है, वन पर्टिकुलर प्लेस में अगर गिनती हो रही है, वो हुआ था 1830 में।
एंड हु हैज डन दैट? इट वाज हेनरी वॉल्टर. और कहां पे था ये? ढाका, राइट? अभी जैसे वी कॉल इट ढाका बांग्लादेश. उस टाइम पे ढाका वाज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, राइट? इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ. तो यहाँ पे हम याद रखते हैं कि ढाका में फर्स्ट टाइम हुआ था, okay, because it is part of India. Now the first non-synchronous census, non-synchronous मतलब a type of unofficial census, properly यहाँ पे systematic way पे नहीं किया था, but first time की अगर हम बात करें, it was in 1872. और who was the viceroy during that time? It was Lord Mayo. It was Lord Mayo. और ये जो viceroy है, he is known to be important also because he is the only one who was who died while in office. He was murdered in office, right? So that was Lord Mayo. Now coming to understand first official census कब हुआ, यानी कि first synchronous census की अगर हम बात करें, ये हुआ था 1881 में. एंड यहाँ पे कौन था viceroy? Here we had Lord Ripon. ठीक है, सो याद रहेगा Mayo first census, but first official census 1881 Lord Ripon. ये यहाँ पे सेंसस कमिश्नर जो था, जो हमने देखा था मृत्युंजय अभी का है, उस टाइम पे कौन था सेंसस कमिश्नर ऑफिशियल वाले में? वी हैव W.C. Plowden. Okay, W.C. Plowden who was the who started this 10-year process. Right now let's understand with regard to अभी का जो सेंसस है ये कैसे कंडक्ट होगा. दिस पर्टिकुलर सेंसस 2 फेजेस में कंडक्ट होगा. पहला फेज है हाउस लिस्टिंग फेज. हाउस लिस्टिंग फेज का मतलब है ये पूरा डिटेल्स लेंगे, कौन सा बिल्डिंग है, ये टेम्पररी है, रेंट पे हो, विद रिगार्ड टू परमानेंट है क्या तुम्हारा घर, ओके, तुम्हारे कौन से चीजें हैं, बाथरूम है, कितने बेडरूम्स हैं, क्या टाइप है, ठीक है, ये सब यानी कि हाउस के बारे में जब जानकारी लेते हैं, दैट इज द फेज 1. जितने क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, ये सब वो पूछते हैं. द सेकेंड फेज इज पॉपुलेशन एन्यूमरेशन. फेज 2 पॉपुलेशन में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते हैं विद रिगार्ड टू द इंडिविजुअल्स, यानी तुम्हारा एज क्या है, ओके, तुम्हारा यहाँ पे एजुकेशन लेवल क्या है, सो एवरीथिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, राइट? द जेंडर, द एज, द एजुकेशन बैकग्राउंड, ओके, व्हाट आर यू वर्किंग एज, एम्प्लॉयड, जो भी है ये इंडिविजुअल का पूछता है. सो इट इज ऑन ईच इंडिविजुअल रिसाइडिंग इन द कंट्री. इंडियन नेशनल भी हो सकता है एंड उसके अलावा उसका कास्ट भी ये पूछते हैं. सो दिस इज everything about the people that are living in India. It could be even foreigners, it could be Indians as well, right? Now यहाँ पे रेफरेंस डेट्स दिया गया है. व्हाट इज रेफरेंस डेट्स? रेफरेंस डेट्स इज बेसिकली एक टाइम पीरियड जहां पे हम लॉक करते हैं, ओके, जैसे कि 2011 में जो सेंसस हुआ था उस टाइम पे रेफरेंस डेट था March 1st, 2011. ओके, सो एवरी सेंसस हैज अ रेफरेंस डेट कि उस पीरियड का एक फाइनल डेटा इसके बाद नहीं कलेक्ट करें, ये लास्ट होगा. सो दैट इज March 1st, 2011 फॉर 2011. इस टाइम का है October 1st, 2026. दिस इज फॉर नॉर्थ स्टेट्स लाइक हिल स्टेट्स ऑफ लद्दाख, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज एंड हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. तो यहाँ पे ये रेफरेंस डेट होगा. बट रेस्ट ऑफ द इंडिया में द रेफरेंस डेट इज March 1st, 2027. ऑलराइट. नाउ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इस पर्टिकुलर सेंसस में कुछ अलग होने वाला है. क्या अलग होने वाला है? अलग ये है कि दिस इज द फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस. कास्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला कास्ट सेंसस होगा ये अभी होगा, यानी 2027 में. तो इंडिपेंडेंस के पहले कास्ट सेंसस हुआ होगा. ये कब हुआ? इंडिपेंडेंस के पहले हम देखते हैं 1931 में पहला ऐसा कास्ट सेंसस होता है. नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड द डेटा, 1881 से 1931 तक यहाँ पे डेटा लेते थे कौन? ब्रिटिश इंडिया, राइट? ब्रिटिश इंडिया. तो यहाँ पे सेंसस कंडक्ट करते थे और कास्ट भी कुछ पूछते थे. यस, इट वाज कवर्ड विद रिगार्ड टू दैट. तो कौन से कास्ट के हो वो भी पूछते हैं. बट उसके बाद 1831 के बाद ये प्रैक्टिस बंद हुआ, तो उन्होंने कास्ट पूछना बंद कर लिया. ओके, सो 1951 की बात करें, ये जनरल कास्ट इन्होंने बंद किया. बट दे ओनली आस्क्ड
क्या आप SC हो या ST हो? क्यों पूछा उन्होंने आप SC हो या ST हो? ताकि आप यहाँ पे आपको मिल सकता है with regard to reservation benefits, you can get various privileges, right? You can get various things, right? तो यहाँ पे इसीलिए 1951 में बाकी का कास्ट पूछा नहीं, पर SC ST बस ये एन्यूमरेशन एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस यहाँ पे हुआ। फर्दर 1961 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि बाकी के स्टेट्स यहाँ पे अपने खुद के सेंसस कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ ये जो सेंसस हैं दिस इज विद रिगार्ड टू ओनली फॉर स्टेट्स यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी स्टेट्स ने एक्चुअल में सेंसस किया, गिनती की विद रिगार्ड टू द कास्ट? ओके, देयर आर ओनली सो फार 2 to 3 states that have done it, right? So you can tell me which are the states that have done caste counting, caste census in their respective states, where the central government ने बोला कि तुम स्टेट में कर सकते हो लेकिन हम ऑल ओवर इंडिया नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ SC और ST का डेटा लेंगे। इसके अलावा 2011 में क्या हुआ? 2011 में हमने लिया SECC। SECC का फुल फॉर्म क्या है? सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में इन्होंने डेटा तो ऑब्टेन किया था अबाउट वेरियस सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पर ये जो डेटा है ये पब्लिश नहीं किया। सो दिस इज नॉट अवेलेबल टू एनी ऑफ द इंडियंस, इट्स ओनली फॉर द पर्सनल यूजेज। और यहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। चैलेंजेस यही थे कि यू नो there are duplication of names, duplication of caste, so all of this were the problems that we saw in SECC and ये data यहाँ पे publish नहीं किया गया था। So the last census that we see जहाँ पे actual में caste census publish किया था, collect किया था, वो कौन सा था? 1931। इसके बाद अभी हम देख रहे हैं that is 2027। Now there's one more reason why this census is very important. It is because इस particular census में it is the first fully digital census. It is the first fully digital, यानी कि यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, तुम्हारे घर में आ जाते हैं मेनली स्कूल टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो डेटा लेने आते हैं, राइट? एंड दिस इज अ सिंपल पेन एंड पेपर मॉडल जो यूज करते थे, बट अभी बोला गया है कि दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिजिटल, यानी कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में किया जाएगा एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस नहीं है बिकॉज कोई आप वापस से एंटर नहीं कर रहा है, जो भी डेटा तुम फिल करते हो वो सीधा जाएगा मेजर डेटाबेस में और हम डेटा इवैल्यूएट कर पाएंगे। सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस, दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर सेंसस इज इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड इसके positives क्या है? So we are going to see political impact, but before understanding political impact, we're also going to see certain significance. So when you understand significance, मतलब गवर्नमेंट क्यों यहाँ पे डेटा कलेक्ट करती है? गवर्नमेंट डेटा इसीलिए कलेक्ट करती है ताकि वो अलग अलग स्कीम्स में पता चले उनको कि कौन से ग्रुप्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ दे नो कि ओल्ड एज का ग्रुप ज्यादा है तो वो लेके आएंगे ज्यादा स्कीम्स, उनके लिए यहाँ पे बेटर इंश्योरेंस, बेटर पोस्ट बेनिफिट्स, ओके, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ओल्ड एज होम्स, ये सब क्रिएट कर पाएंगे। पर अगर उनके पास डेटा ही नहीं है कि कितने ओल्ड एज होम्स हैं, कहाँ पे ज्यादा स्टेट, कौन से ज्यादा कुछ स्टेट में है, अगर इनके पास ये डेटा नहीं होगा, हाउ आर दे गोइंग टू मेक दीज स्कीम्स, राइट? सो फर्स्टली दिस इज मेनली important for helping the government to create better schemes. It also gives an idea with regard to our current dynamics, यानी कि हमारा current demographic कैसा है, पॉपुलेशन क्या है, ये हमको पता चलने के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, राइट? हमको पता चलेगा कि रिसोर्सेज कहाँ पे, किस जगह पे बेटर है, किस जगह पे करना चाहिए, ये सब भी हमको इस डेटा से पता चलता है। फर्दर कास्ट सेंसस क्यों कर रहे हैं हम? कास्ट सेंसस भी अभी हो रहा है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कुछ जो कास्ट हैं दैट रिक्वायर बेनिफिट्स, दैट रिक्वायर रिजर्वेशन, ओके, दैट रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट टू बी गिवन, राइट? तो ये दे पाएंगे अगर हमारे पास डेटा होगा, अगर हमको पता चलेगा कि कौन सा वेल टू डू कास्ट है। जैसे अभी आपने सुना होगा सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, राइट? सब कैटेगराइजेशन का मतलब है कि कुछ कास्ट आर वेल टू डू, कुछ कास्ट आर नॉट। तो जो एक्चुअली वेल टू डू नहीं है उनको यहाँ पे
benefits मिलना चाहिए. So that is why this particular caste enumeration, to understand the current dynamics of the caste in India, that is why it is important. अभी इसका सेंसस के बाद क्या क्या चेंज होगा ये भी हम डिस्कस करते हैं, यानी कि पॉलिटिकल एरेना में ये क्या इसका इम्पैक्ट होगा. फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डीलिमिटेशन. तो डीलिमिटेशन की बात करें, ये हर सेंसस के बाद यूजुअली होता है. सो ये अभी तक हुआ है 4 बार, 1952 में, 1962 में, 1972 में एंड उसके बाद वी सॉ इन 2002. तो 4 बार ये सेंसस हुआ है. ठीक है ना. ये जो सेंसस के बाद ये जो डीलिमिटेशन होता है, इट इज बेसिकली सो दैट कितने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएंगे इसका हम सेटिंग करते हैं इस डीलिमिटेशन में. हमको पता है लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस होते हैं, जहां पे लोग यहाँ पे वोट करते हैं, राइट. लोग यहाँ पे वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, राइट. सो यहाँ पे भी हम देखते हैं लोकसभा के कितने सीट्स होने चाहिए, कौन से रीजन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, राइट. सो बेसिकली मान लो उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएंगे. अगर सिक्किम में पॉपुलेशन कम है तो वहां पे कम लोग जाएंगे, यानी कि हमेशा जो सीट्स हैं दे आर प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, दे आर प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, राइट. फर्दर कितने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे, मतलब जो एरिया है ये इक्वल होना चाहिए. हर जगह से जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा ये सभी इक्वल होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और दूसरा छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये इलेक्ट कर रहे हैं. तो इसीलिए टू एंश्योर कि ऐसा सिचुएशन हो जहां पे सभी, जैसे हम मोदी जी को सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो जहां पे मोदी जी सिलेक्ट कर रहे हैं वहां के जो लोग वोट कर रहे हैं एज कंपेयर टू अनदर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो प्रॉब्ली दूसरे इलेक्ट कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, राइट. 10 लाख अगर मोदी जी को वोट कर रहे हैं, बाकी के 10 लाख जो है एक दूसरे पर्सन को चुन रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. सो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो ये कौन चेक करता है, कौन ड्रॉ करता है? somebody known as the delimitation commission. तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है ये इक्वल होना चाहिए उनके राइट्स में, राइट. इसीलिए ये कमीशन बना है 4 बार. नाउ टू अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू दिस हम देखते हैं कि कौन से यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए हैं. तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हम देखें जो 1976 में बोला, ये इन्होंने यहाँ पे अमेंडमेंट दिया कि जो सीट्स हैं ये 2001 तक फ्रीज करेंगे, यानी कि सीट्स हम बढ़ाएंगे नहीं, सीट्स जो है वो फिक्स करेंगे. जो 1976 में जो बोला था कि 2001 तक वो ही हो जाएगा. क्यों ये बोला था कि 2001 तक ही ये होगा सीट्स? इट वॉज सेड सो बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं कि साउथ इंडिया स्टेट्स, साउथ इंडिया स्टेट्स यहाँ पे बहुत उन्होंने मेजर्स लिए थे अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए. बिकॉज जब इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी थी, शी सेड कि हमको फैमिली प्लानिंग पे फोकस करना चाहिए बिकॉज हमारी आबादी जो है, हमारा पॉपुलेशन है ये बढ़ रहा है. सो टू इंश्योर कि हम उसको सही से टू इंश्योर दैट वी आर नॉट इंक्रीजिंग इन द नंबर, we got a lot of schemes, a lot of measures, a lot of policies, जिसके कारण साउथ इंडिया ने पॉपुलेशन को कम किया. बट नॉर्थ इंडिया में ये पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रहा था. तो उस हिसाब से, उस लॉजिक की वजह से आई टोल्ड यू ना, पॉपुलेशन ज्यादा सीट्स ज्यादा, तो ये तो अनफेयर है टू साउथ इंडिया स्टेट्स. तो इसीलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया और उन्होंने बोला कि हम जो सीट्स हमने चुने हैं ये 2001 तक ये कंटिन्यू होंगे. Okay, we are not going to be having delimitation commission to ensure that the seats have been increased. ठीक है, जितने आपके सीट्स हैं वही होंगे. पॉपुलेशन बढ़ा कोई बात नहीं, आपको उतने ही सीट्स मिलेंगे जितने आपको 1976 में मिला है. ओके, 1970 जो ये वाला सेंसस है उतना तक. नाउ 84th अमेंडमेंट आया था 2002 में, इन्होंने वापस से इसको एक्सटेंड कर दिया. तो जो हमने देखा था विद रिगार्ड टू 1971, ये भी बोला था कि यही कंटिन्यू होगा 2026. बिकॉज अगेन साउथ इंडिया के स्टेट्स ने बोला हमने तो आपकी बात सुनी थी, हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया. अभी आप बोलोगे कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन के हिसाब से आपके सीट्स बढ़ेंगे, ये तो गलत बात हुई. तो इसीलिए 84th ने बोला कि और भी यहाँ पे इंक्रीज किया टिल 2026.
इनफैक्ट अभी भी स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं साउथ इंडिया से, बिकॉज इनका पॉपुलेशन कम है, कि और इनके 30 साल कंटिन्यू करो, यानी कि टिल 2056 इसको कंट्रोल करो, इसको कंटिन्यू करो। बट यहाँ पे जो सेंसस है, यानी कि जो अभी जो हम सेंसस कर रहे हैं 2027, इसके बाद एक और डिलिमिटेशन होगा। ओके, अभी इसके बारे में चर्चा होगी इन द कमिंग टाइम्स कि डिलिमिटेशन क्या डिसाइड करती है, क्या ये फ्रीज करते हैं और 30 साल के लिए, या ये सीट्स चेंज करते हैं। दिस ओनली टाइम विल टेल, राइट। सो डिलिमिटेशन एक्ट जो था 2002, इन्होंने कहा कि ओनली बाउंड्री हम रीड्रॉ करेंगे, जो मैंने बताया ना, जो बाउंड्री है ये बस रीड्रॉ करेंगे, बट हम सीट्स जो थे ये चेंज नहीं करेंगे। तो ये एक्ट आया था 2002 में। नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग विमेन रिजर्वेशन के बारे में, बिकॉज दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज आफ्टर द सेंसस ऑफ 2027। सो व्हाट इज सेड कि विमेन को यहाँ पे 106 अमेंडमेंट बिल आया था, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये बिल का नेम था 128। सो 128 वाज द बिल, बट एक्ट कौन सा था? एक्ट था 106। ओके, तो बिल्स बहुत होते हैं, बट जो बिल कन्वर्ट होते हैं एक्ट में, दैट इज ओनली 106। मतलब अभी तक सिर्फ 106 बार चेंज हुआ है हमारा संविधान, इतने बार, इससे ज्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ 106 टाइम्स इट हैज बीन चेंज्ड। सो अकॉर्डिंग टू द वुमेन्स रिजर्वेशन, यहाँ पे बताया है अकॉर्डिंग टू द बिल कि 33% हम रिजर्वेशन देंगे इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हम यहाँ पे रिजर्वेशन देंगे 33% फॉर वुमेन। तो इस बिल का एक नया एक नाम भी दिया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, तो ये एक नाम भी दिया है, नारी शक्ति अधिनियम, राइट। सो नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड ये 33% जो मिला है, दिस इज विल बी फॉर लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज दिल्ली के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये लागू होगा। सो नाउ इफ यू सी, अभी कितनी सीट्स हैं? देयर इज ओनली 74 सीट्स, okay, for in women. Okay, women only 74 are there as compared to 543 actually total लोक सभा के members हैं, but women कितने हैं? women are only 74। इसीलिए हमने देखा था in the global gender gap, okay, you must have heard of this report, global gender gap, men and women को अगर हम place करें, मेन एंड वुमेन को अगर हम देखें, हमारी इंडिया में रैंक बहुत ही बुरा है, यानी मेन आर स्लाइटली ग्रेटर, बेटर अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू वुमेन। एंड इसका मेजर रीजन क्यों हम इतना पुअर है, इट इज बिकॉज ऑफ वुमेन रिजर्वेशन इन लोकसभा, वुमेन रिजर्वेशन इन द पॉलिटिकल अरेना। तो ग्लोबल जेंडर गैप में हमारा रैंक है 131, अभी हमारा रैंक है 131 आउट ऑफ 148। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो वुमेन रिजर्वेशन ये एक इंपॉर्टेंट बिल है, और ये तभी लागू होगा आफ्टर द नेक्स्ट सेंसस दैट वी सी। तो ये हमने देखा विद रिगार्ड टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सेंसस। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, एज आई ऑलवेज डू क्वेश्चन ऑफ द वीक। इस हफ्ते का क्वेश्चन वीक है, सेंसस कमिश्नर का नाम बताना है आपको, जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस के बाद, यानी 1951 जब इंडिपेंडेंस हुआ, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट सेंसस कमिश्नर हु वाज इन चार्ज ऑफ द सेंसस, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज वीकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड आई होप you've understood. If you have questions, use the chat box to answer. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.